हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एंड आई एम वेरी सॉरी दैट कि कल और परसों वीडियो नहीं आ पाए। रीज़न बीइंग ड्यू टू सम बैड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियोस, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू गॉस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ यूज टू से दैट कि जो आपका फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस से, अगर कोई आपके पास क्लोज्ड सरफेस है, मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है या आपके पास एक बॉल है और उसकी सरफेस से उसके सेंटर में कहीं आपने चार्ज रखा है या आपसे पूछा जाए कि उसका फ्लक्स कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, आपके पास अगर कोई बंद सरफेस होती है तो वहां पे जो फ्लक्स होता है दैट इज फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। इज इट फाइन कि जितना चार्ज उस सरफेस पे होगा अगर हम उसको परमिटिविटी और फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा फॉर दैट क्लोज्ड सरफेस। इज इट फाइन। अगर आप मैथमेटिकली इसे शो करना चाहें तो ये कहता है कि जो फ्लक्स होता है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। That is Gauss law. That is Gauss law. Charge enclosed by a closed surface. Charge enclosed by a closed surface will be equal to, if divided by the permittivity of free space. If divided by the permittivity of free space, it will give the electric flux for that closed surface. Is it fine? Now we will derive that. How it comes? अब इसे कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर बॉल है। इज इट फाइन। आपके पास एक स्फीयर बॉल है और इस स्फीयर बॉल की जो रेडियस है, मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस को उठाएंगे, मान लीजिए आपने ये स्फेरिकल बॉल को उठाया है। अब स्फेरिकल बॉल में जो इसका सरफेस एरिया होगा, जो राउंडेड शेप है दैट विल बी द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का अगर आप एरिया वेक्टर देखेंगे, इज इट फाइन, अगर आप एरिया वेक्टर देखेंगे, अगर बॉल आपके पास है किसी भी पॉइंट पे अगर आप एरिया वेक्टर देखेंगे, यू चूज एनी पॉइंट, देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट बॉल। जो उसका एरिया फैक्टर होगा सरफेस का, दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन ए, दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन। इज इट फाइन, एरिया वेक्टर। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अगर आप चार्ज कहीं पे भी रख दें, इनसाइड दैट बॉल, चार्ज कहीं पे भी रख दें इनसाइड दैट बॉल, तो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम सेंटर पे रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑल डायरेक्शन में बनेगा और इट विल बी यूनिफॉर्म अराउंड द सरफेस ऑफ दैट बॉल। इट मींस चाहे ये वाला पोर्शन ले लें, चाहे ये वाला पोर्शन ले लें, चाहे यहां ले लें, कहीं पे भी आप ले लें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, they will be in the same direction. It means angle theta between them will be 0 degree. Angle theta between them will be 0 degree because they are laying in the same direction. Now we know that अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को निकाल रहे हैं, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें पता है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा और दैट इज इक्वल टू डी फाई, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ऐसा हम करते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं ई डी एस डॉट प्रोडक्ट का स्केलर फॉर्म क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हमने कहा कि चार्ज अगर सेंटर पे है या सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आपने चार्ज को रखा हुआ है, तो जो सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं स्फेरिकल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट फॉर द सरफेस, होल सरफेस।
so it will be E integral ds cos theta. E ds cos theta. We know that theta is 0 degree. Cos theta, putting theta is equal to 0 और cos theta कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इंटीग्रल मीन्स ds. इट मीन्स जो एरिया वेक्टर है, एक्चुअल में हम छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे थे. इट विल बी ds, इट विल बी ds, इट विल बी ds फॉर ऑल द डायरेक्शन. जितने भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, ds ds ds. इन छोटे एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे होल सरफेस जो मेरे पास है स्फीयर की, उसका एरिया मिल जाएगा. इज इट फाइन? तो वी कैन कैलकुलेट दैट. हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू जो सेंटर पे चार्ज रखा है अपॉन आर स्क्वायर, इसकी रेडियस हो गई. अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं सरफेस किसका, स्फीयर का इंटीग्रेशन करूं, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसको दिमाग में रखिए. एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मुझे पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पे इंटीग्रेट करके टोटल फाई जो निकला, दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई हमारे पास बचा हुआ है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस. सो गॉस लॉ यही कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और क्लोज्ड सरफेस में अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. तो दिस इज फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस एंड फाई दैट इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इज इट फाइन? Is it fine? तो you have to keep that thing in your mind. तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर करेंगे और होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे. इज इट फाइन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So student, this is the first question, that you have a plane circular sheet of radius r placed in a uniform electric field E at an angle theta. Find the flux through that sheet. आपके पास एक सर्कुलर सीट है. Is it fine? और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका जा रहा है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने सर्कुलर प्लेट को रख दिया at an angle theta. It means एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर is making an angle theta with respect to that electric field. Then we have to find flux through that सर्कुलर सीट. इज इट फाइन? सो मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है. इज इट फाइन? मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है. इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी सर्कुलर प्लेट को आपने कुछ ऐसे रख दिया. इज इट फाइन? तो सर्कुलर प्लेट का जो एरिया वेक्टर है, इट इज गोइंग लाइक दिस. एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज थीटा बाय मेकिंग एन एंगल थीटा. अभी हमने फ्लक्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, then the flux through that surface will be maximum. The flux through that surface will be maximum. In that case, area vector is going in that direction. इसके दो कंपोनेंट बनेगा. एक कंपोनेंट बनेगा a cos theta, एक कंपोनेंट बनेगा a cos theta, और एक जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा that is a sin theta. Now you can compare कि a sin थीटा, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री. इट मींस एरिया वेक्टर अगर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस नहीं कर पाएंगी
एरिया को, इज इट फाइन, उस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सीट ऐसे रहेगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, आपके सरफेस को पेनिट्रेट कर पाएंगी। तो इट मींस थीटा जो है वो जो कंपोनेंट हम लेंगे, इट मींस जो कंपोनेंट हम एरिया वेक्टर का लेंगे वो a cos थीटा लेंगे। इज इट फाइन? सो यहां से हमें मिल जाएगा फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। अब ds ds cos थीटा हम ले सकते हैं। इज इट फाइन? और इसके साथ में हम एरिया ds जो है वो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एंड यहां पे कौन सा है, a cos थीटा फॉर दिस सर्कुलर सीट। सो यू कैन राइट इंटीग्रल a cos थीटा, e विल बी यूनिफॉर्म, e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल a cos थीटा। अब आपको पता है दैट a इज इक्वल टू फॉर दिस सर्कुलर सीट पाई आर स्क्वायर कॉस। सो यू कैन जस्ट लीव इट हियर। और अगर आपको चार्ज की फॉर्म में दिया हुआ है कि चार्ज गिवन है सरफेस पे, देन यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन यू कैन अप्लाई फाई दैट इज इक्वल टू ई, यू कैन राइट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर cos थीटा। You can apply pi r square cancels with pi r square and you will have q upon 4 epsilon naught cos theta in terms of if charge is given on the circular sheet, and if electric field directly given, then you can apply this one. Is it fine? So that is the concept. Now in the same question they can ask you in a different way, and they can create a confusion in your mind. Suppose that this is a circular sheet, is it fine? Now this circular sheet is making an angle 30 degree with the electric field. Is it fine? This is 30 degree, this is an electric field, and they are asking you find the flux through that sheet. And if you are applying this formula phi that is equal to e pi r square cos 30 degree, then this will be wrong. Suppose that it is 60, again phi that is equal to e pi r square cos 60 degree, again it is wrong. Why it is wrong? Because we have to choose that component which is parallel to electric field, is it fine? Which is parallel to electric field. It means electric field and area vector should be in the same direction. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो इस सीट का एरिया वेक्टर है कुछ ऐसे जा रहा है। Is it fine? एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। Is it fine? This angle is 60, so this angle will be 30. इलेक्ट्रिक फील्ड 30 बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ। It means ये जो एंगल होगा that will be E cos थीटा, this will be E sin थीटा। अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होना चाहिए और आपको पता है कि एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो यहां से आपको मिल जाएगा फाई दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसे ऐसे करेंगे ई पाई आर स्क्वायर कॉस 30 डिग्री, देन यू विल गेट द राइट आंसर। इज इट फाइन? तो स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ फेस ऑफ द क्यूब। आपके पास एक क्यूब गिवन है और उसके एक फेस पे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इज इट फाइन? सो नाउ इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ क्यूब, एक क्यूब हमने ड्रॉ कर लिया है। कुछ इस प्रकार से एक क्यूब हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ आपसे पूछा गया कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू वन फेस। मान लीजिए कोई एक फेस ले लीजिए। इज इट फाइन? कोई एक फेस ले लीजिए, यहां हमने चार्ज रखा है, ये फेस है, सपोज दैट दिस इज द फेस,
इस फेस से हमने क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फर्स्ट, टोटल फ्लक्स इन अ क्यूब, जो फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब में वो कितना होगा। भाई अभी हमने गॉस लॉ से पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ एक फेस पे बोला, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, बैक साइड, फ्रंट साइड 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, 6 फेसेस हैं। इज इट फाइन? सो फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस, टोटल 6 फेसेस हैं, ये 6 फेसेस का है। इज इट फाइन? दिस इज फॉर ऑल 6 फेसेस। नाउ फॉर वन फेस दैट इज 1 q upon 6 epsilon naught. Is it fine? So this will be the answer for this question. Is it fine? कि एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, तो q upon 6 epsilon naught, 6 फेसेस हैं, multiplied by 6, 6 divided 6, q upon epsilon naught, you will get this thing. Is it fine? In the same question, just apply the your conceptual thinking कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्यूब है मान लीजिए, इज इट फाइन, आपके पास एक क्यूब है कुछ इस प्रकार से, एक क्यूब आपके पास है और आपसे पूछा जाए कि इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे, इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे अगर आपने चार्ज को रखा हुआ है, इज इट फाइन, तो आपसे पूछेगा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कॉर्नर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कॉर्नर, कॉर्नर से कितना फ्लक्स जनरेट होगा। इज इट फाइन? ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्यूब के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा, इस क्यूब के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा थ्रू द कॉर्नर, सबसे पहले मुझे यह देखना होगा कि लैटिस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं। इज इट फाइन? जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, आपने देखा होगा कि सिंपल क्यूबिक लैटिस हमने पढ़ा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हमने पढ़ा है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हमने पढ़ा है। तो ये कॉर्नर वाला है सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस ये हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो एक एटम जो है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, ये तुम्हारे 8 दूसरे क्यूब्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। इसके ऊपर भी बनेगा, एक इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है, एक इसके इस साइड बनेगा, एक फिर उसके ऊपर बनेगा। इज इट फाइन? फ्रंट साइड, दिस साइड, इज इट फाइन? तो ऐसे करके मान लीजिए कि ये आपका क्यूब बना, तो ये इसके ऊपर भी एक बना सकते हैं, फिर इसके बगल में भी एक बनेगा, फिर यहां भी एक बनेगा, ये बन गया। फिर इसके आगे वाला भी एक बनेगा, इसके आगे भी एक बनेगा, इसके आगे भी एक बनेगा, इसके आगे भी एक बनेगा। इट मींस ये वाला जो चार्ज है आपके जो 8 क्यूब बनेंगे उनके कॉर्नर के साथ शेयर होगा। तो वहां पे जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा, 1/8 q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 के साथ शेयर कर रहा है। अब अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूं, अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूं, तो इस क्यूब में किस किस फेज से ये चार्ज जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजारेगा। इज इट फाइन? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सरफेस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। फ्लक्स तभी बनेगा, फ्लक्स तभी मैक्सिमम होगा जब सरफेस परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखिए कि ये वाली जो सरफेस है सामने वाली, ठीक, ये चार्ज है, इसके जस्ट यहां पे चार्ज रखा है, ये सरफेस के साथ यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। इज इट फाइन? क्योंकि सरफेस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं ये वाली सरफेस की, अगर यहां चार्ज रखा है ये वाली सरफेस, तो ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। और बात करूं ये वाली सरफेस की, यानी यहां से ये वाली सरफेस, तो ये वाली सरफेस भी क्या है, पैरेलल हो गई, परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहां पे भी पॉसिबल नहीं है। बची 3 फेसेस, एक फेस ये, इज इट फाइन, एक बैक वन और एक डाउन साइड, एक बैक वन और एक डाउन साइड। इन 3 फेसेस से जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे और फ्लक्स बनेगा। इज इट फाइन? सो कॉर्नर पे इतना हुआ फ्लक्स, इज इट फाइन, 8 क्यूब की वजह से। अब फेसेस पे दैट 5 इज इक्वल टू q अपॉन
3 into 8 epsilon naught, that is equal to q upon 24 epsilon naught, and this will be your answer for this question. Is that fine? So you have to keep that thing in your mind. Conceptually अगर आप questions को कोशिश करेंगे solve करने की, then you can do this type of questions. Is it fine? Now you can just note it down. Important points. First, the first point is applied for closed surfaces. Applied for closed surfaces. Is it fine? That is the first point कि surface जो होना चाहिए close होना चाहिए. Second one that is most useful for surfaces which are in symmetry, जो सिमिट्री में होते हैं. Is it fine? कि सेम मिरर रिफ्लेक्शंस जिनमें ज्यादा बनते हैं, ऐसे सरफेसेस के लिए गॉस लॉ है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट. देन थर्ड वन, applied only for Gaussian surfaces. What it means? It means in which charge is distributed uniformly. In which charge is distributed uniformly, it means uniform electric field should be there in a surface. Is it fine? Okay. And the last one, it follows inverse square law. Is it fine? अगर कहीं पे कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, इज इट फाइन? किसी सरफेस में अगर आपने चार्ज रखा है और विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज अगर वहां पे कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, इट मींस आप वहां पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इज इट फाइन? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.